हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट होम्योपैथी टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोटेंसी सिलेक्शन। तो ये फ्रेशर्स के लिए जो लोग नए हैं होम्योपैथी में उनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो का हर पार्ट प्रॉपरली सुनें और देखें। पहले तो दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में, एक तो राइट दवाई सिलेक्शन करना और दूसरा उसकी डोसेज की क्या पोटेंसी होगा, कितनी बार रिपीट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो कम से कम 90% जो होम्योपैथी इंथुसियास्ट हैं और जो नई होम्योपैथी सीख रहे हैं उनको स्टॉप कर देता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग सही दवाई निकाल लेते हैं, पर उनको पोटेंसी और डोसेज डोसेज के बारे में आइडिया नहीं होता, तो वो नहीं दे पाते दवाई। कुछ लोगों को डोसेज के बारे में आइडिया होते तो वो सही दवाई ही नहीं निकाल पाते हैं, तो वो फिर भी रुक जाते हैं। पर ज़्यादातर केस में पोटेंसी में ज़्यादातर लोग अटक ही जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ग्राउंड रूल्स दूंगा, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दूंगा जिससे कि आप जब इस वीडियो को देखना बंद करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर वे होगा टू डिसाइड द पोटेंसी ऑफ एनी मेडिसिन। क्योंकि फ्रेशर्स को इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। अगर अब ज़्यादा उसको लिटरेचर में उलझ जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और तो वो डिसाइड फिर भी नहीं कर पाएगा इतना सीखने के बाद भी, ज़्यादा लिटरेचर के बाद भी, कि पोटेंसी सही पोटेंसी क्या है। क्योंकि लिटरेचर में बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा करो, वैसा है तो वैसा करो, तो वो फ्रेशर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होता और वो उसमें उलझे ही रहते हैं। एक फ्रेशर का एरिया ये भी होता है कि अ, उसके पास बहुत सारी मेडिसिन नहीं होती हैं। तो ये आज का टॉपिक नहीं है कि कितनी मेडिसिन हम रखेंगे, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमको कम से कम सारी पॉलीक्रेस्ट तो रखनी है। ये आप नेट पे देख लेना कि कौन कौन सी पॉलीक्रेस्ट होती हैं। तो उनका 1 ड्राम या 2 ड्राम की सीसी आपको एक घर पे रखनी ही है, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे या फिर तो वो किसी भी टाइम काम आ सकती हैं आपके। तो इसलिए उनको तो अपने अपने घर में रखना है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन हैं, तो उनके बिना तो आप प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम पोटेंसी सिलेक्शन में पहले कुछ रूल्स बनाएंगे। कुछ अब मैं आपको कुछ रूल्स एक्सप्लेन करूँगा, आपको वो रूल्स याद रखने हैं। मैं आपको ज़्यादा पोटेंसी में नहीं भूल जाऊँगा, मैं आपको केवल 2 पोटेंसी बताऊँगा विच इज़ एनफ फॉर द फ्रेशर। जो फ्रेशर है उसके लिए बहुत है वो, और 2-3 से बाहर पोटेंसी में उसको जाना ही नहीं है। ये है आपका रूल नंबर 1। आपको कौन सी पोटेंसीज हैं जो फ्रेशर्स को यूज़ करनी है, और वो क्यों, ये 3 पोटेंसी क्यों हैं, तो 3 पोटेंसी ही क्यों सेलेक्ट करी। उसका रीज़न ये है कि फ्रेशर को अ, अ, सबसे पहले इंश्योर करनी है सेफ्टी। तो हम ज़्यादा जो सेफ मेडिसिन जो फाउंड हुई हैं, जो सेफ्टी प्रोफाइल जिनकी अच्छी है, जो पोटेंसी जल्दी से एग्रवेट नहीं करती हैं, हम उसी पे जाएंगे। तो हम तो वो ऐसी 3 पोटेंसी हैं जो सेफ भी हैं फ्रेशर्स के लिए और उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो 3 पोटेंसी है 6, 30 एंड 200। तो रूल नंबर 2 यहाँ पर ये है कि जब हम हाई पोटेंसी की बात करेंगे तो हम 200 की बात करेंगे, और जब हम लो पोटेंसी की बात करेंगे तो 6 और 30 की बात करेंगे। अब मैंने ये 630 क्यों लिया लो पोटेंसी में, केवल एक पोटेंसी क्यों ली, वो कि 30 जो जनरली रिकमेंडेड होती है, तो मैं उसका आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 6 और 30 क्यों ली मैंने। तो हमारे 2 प्रिंसिपल हो गए। एक तो हमने केवल 3 पोटेंसी ही यूज़ करनी है एज ए बिगनर स्टार्टिंग में, 36 एंड 200। एंड दूसरा
6 और 30 को हम लो पोटेंसी की तरह यूज़ करेंगे और 200 हाई पोटेंसी की तरह। अब थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल ये है कि जो हमारा हाई पोटेंसी विच इज़ 200, हम उसको लेस फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, और जो हमारी लो पोटेंसी है विच इज़ 6 एंड 30 उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। उसकी डोजेज़ का रिपीटिशन ज़्यादा होगा और हाई पोटेंसी की डोजेज़ का रिपीटिशन कम होगा। यहाँ कम और ज़्यादा का मेरा मतलब ये है कि अगर हम लो पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको 3 दिन में 3 बार ले सकते हैं, TDS, इसको बोलते हैं TDS। और अगर हम हाई पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो एज ए फ्रेशर आप उसको दिन में एक ही बार दीजिए। अब ये हमारा जनरल रूल हमने सेट कर लिया है, तो मैं आपको इसका थोड़ा इधर उधर भी बता देता हूँ इसके। ये लेकिन हमें आपकी एज ए फ्रेशर, आपको बिगनर की तरह जब आप वर्क कर रहे हो तो आपको यही फॉलो करना है। जनरली ये पोटेंसीज बहुत जल्दी जल्दी भी रिपीट कर सकती हैं एज पर द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़। किसको बहुत मैडनिंग पेन हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये फ्रिक्वेंटली भी करी जा सकती हैं, और एज उसका पेन कम होता है तो हम फिर इसको रिपीटिशन कम करते हैं। जैसे प्रॉब्लम हमारी कम होती जाती है हम उसका रिपीटिशन घटाते जाते हैं। तो ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया, लेकिन आपको स्टार्टिंग में केवल यही सोचना है कि हमें 200 देनी है एक बार, और 30 या 6 जो लो पोटेंसी है उनको देनी है 3 बार। जैसे मैंने आपको TDS बताया, थ्राइस ए डे, में मैं आपको और एब्रीविएशन जो यूज़ हम लोग करते हैं वो बता देता हूँ। BDS मीन्स होता है ट्वाइस ए डे, TDS मीन्स होता है थ्राइस ए डे, HS मीन्स होता है बेड टाइम, और OD बनता है वंस ए डे। तो ये भी आपके कॉमन एब्रीविएशंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे डिसाइड करना है कि 30 या 36 या 200 में से कौन सी पोटेंसी लेनी है। ओके, काफ़ी बार हम SOS भी देते हैं। SOS का मतलब होता है इमरजेंसी यूज़ ओनली, नॉट रेगुलर। हम यहाँ पे 2-3 सोर्स से उसकी पोटेंसी पता करेंगे, लेकिन हम लोग एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन लेंगे कि भाई ये पोटेंसी हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। पहला है कि आपके आसपास कोई डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस होम्योपैथी करते हैं, तो या तो आप उनसे एक राय ले लीजिए। आप मान लीजिए नहीं है कोई, तो दूसरा दूसरा होता है कि कोई भी आपके आसपास फार्मासिस्ट हो, तो जो पोटेंसी ज़्यादा यूज़ होगी उससे पूछिए कि भाई कौन सी पोटेंसी, ये मेडिसिन ले रहा हूँ मैं तो इसकी कौन सी पोटेंसी ज़्यादा यूज़ होती है। और तीसरा वे हो सकता है आप नेट पे जाके देखिए कि व्हाट इज़ द पोटेंसी मोस्टली यूज़, पर आपने 200, 30 और 6 से बाहर नहीं जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। ये आपको जनरल आइडिया लेना है कि हाई पोटेंसी में लेंगे या लो पोटेंसी में। तो जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ हाई पोटेंसी में या लो पोटेंसी में, तो आप 200 और 30 और 6 के आसपास ही घूमेंगे। और चौथा है, आपको बुक से भी कंफर्म करना है स्टार्टिंग में जब आप बहुत फ्रेशर हैं। तो ये पॉइंट मेरे को वैसे सबसे पहले बोलना चाहिए था कि हम बुक से सबसे पहले रेफ़र करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कौन सी बुक में आपको डोसेज मिल जाएंगी। आप कोई मेडिसिन का नाम लिखेंगे नेट पे एंड लिखेंगे मैटेरिया मेडिका बोरिक, तो वो आपको वो मेडिसिन का पेज खोल देगा और आप उसमें जाके मैटेरिया मेडिका में उस मेडिसिन का डोसेज लिखेंगे। तो उसमें लिखा होगा कि ये फ्रिक्वेंटली रिपीटेड मेडिसिन है या फिर दिस शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली। तो जब वो बोलेगा कि फ्रिक्वेंटली आपको लेनी है मेडिसिन, जब वो बुक में अगर बोलेंगे कि भाई आपको फ्रिक्वेंटली मेडिसिन लेनी है, तो इसका मतलब लो पोटेंसी की बात कर रहे हैं। जब वो कहेंगे इट शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, तो इसका मतलब हाई पोटेंसी की बात कर रहे हैं हम। तो हम 200 को रखेंगे वहाँ पर। जब वो बोलेंगे कि भाई फ्रिक्वेंटली रिपीट करो, तो हम 30 और 6 के बारे में सोचेंगे। अब 30 और 6 का मैंने लो पोटेंसी ग्रुप क्यों बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो जो भी आपको लो पोटेंसी मिल रही है 6 या 30, दोनों में से कोई यूज़ कर लो।
लेकिन अगर आपके पास 6 की अवेलेबिलिटी है, वैसे जनरली आजकल होम्योपैथिक जो फार्मेसीज़ हैं वो ज़्यादातर 30 ही रखती हैं, तो आप 30 से यूज़ करो। और 6 का एक एडवांटेज है 30 के ऊपर कि उसमें एनर्जी भी होती है और आपका जो जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो भी होते हैं, तो इसलिए वो उसको अच्छा पोटेंशियल माना जाता है। लेकिन आपके पास अगर 30 है अवेलेबल तो 30 आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक, कि मान लीजिए अदरक है, अदरक की अगर हम होम्योपैथी दवाई बनाएं, तो हम अगर उसकी होम्योपैथी और 6 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ अदरक के कंटेंट भी होंगे और अदरक का एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब वो दोनों तरफ से अच्छे से काम करेगा। उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी हैं कि उसके पास कुछ सब्सटेंस भी है और कुछ एनर्जी भी है। पर 30 और उसके जो अबव वाली जो जो भी पोटेंसीज हैं उनमें कोई कंटेंट नहीं होता है, सिंपल एनर्जी होती है। तो लेकिन वो भी इफेक्टिव रहती है, आपको इतना सोचना नहीं है यहाँ पे। अगर 6 मिलती है तो ठीक है, नहीं तो 30 ले लीजिए। जो बोरिक बुक में जो लिखे हुए हैं, जो भी पोटेंसीज लिखी हुई हैं वो बहुत पहले की पोटेंसी है। वो बोलेंगे कि 13 14 पोटेंसी ले लो, थर्ड पोटेंसी ले लो, तो आपने फिर उसको अपने 36 या 200 में कन्वर्ट कर लेना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। कि जब वो बोलेंगे फ्रिक्वेंटली रिपीटेड चाहिए मेरे को, तो मैं 630 में पहुंच जाऊंगा, और जब बोलेंगे नहीं फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना है इसको, तो इसका मतलब है वो ये हाई पोटेंसी की बात कर रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने जो आपको सोर्स ऑफ पोटेंसी कंफर्मेशन बताए हैं, आपको उनको थोड़ा मैंने जो पहले बताया उसको बाद में करना है। मतलब मेरा मतलब ये है कि पहले आपने बुक बुक बोरिक से हमें कंफर्म करना है। देन सेकंड, आपके पास कोई होम्योपैथिक अभी कोई होम्योपैथ हैं, फ्रेंड हैं आपके, तो उनसे आप एक बार कंफर्मेशन कर सकते हो। और थर्ड, आप होम्योपैथिक आसपास फार्मेसी है उस पर कंफर्म कर सकते हो। और फोर्थ, आप नेट पे एक बार जस्ट डाल के सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ द पोटेंसी ऑफ दिस मेडिसिन यूज्ड। तो अब जैसे मैं लिखूँगा नेट पे जस्ट नक्स वोमिका टाइप करता हूँ, नक्स वोमिका, तो इसमें ऑटोमेटिकली नीचे सजेशन में जैसे मैंने नक्स लिखा तो ऑटोमेटिकली सजेशन में 3200 आ गया। ये वीडियो मैंने एकदम बिगनर के लिए बनाई है, तो अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा इस वीडियो में कि भाई मैं ये सब बातें फार्मेसिस्ट की राय लेने की क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन एज ए फ्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके पास क्योंकि वो फ्रेशर है, 2-3 अगर उसके पास सोर्स होते हैं, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स भी है तो चलेगा। ज़रूर नहीं है आपके पास आप 4 सोर्स होंगे, क्योंकि जो ये 30 और 6 और 200 पोटेंसी है वो काफ़ी सेफ जोन में है ये। तो आपने इन्हें यूज़ करने से पहले इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल 2-3 तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अगर सीधा आप उस पोटेंसी पहुंच गए तो आपको फिर आप उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, करके आप किसी को दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर खुद ले सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी की जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उसमें एग्रीवेशन का वो ना करें कि इसमें एग्रीवेट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। तो क्योंकि एज एज एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं रिपोर्टेड हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से अगर आपने दवाई ढूंढ ली है तो उसको दें ज़रूर। ऐसा नहीं करें कि आप वेट करें पोटेंसी आपके पास नहीं है तो, क्योंकि पहला काम तो सही दवाई ढूंढना ही है आपको। अगर दवाई मिल गई तो आप उसको पोटेंसी आपके पास ये आप एज ए फ्रेशर 30, 200, 6 किसी में भी दे सकते हैं। पर आपको कंफर्म करना ही है कि भाई ये हाई पोटेंसी वाली वो है या फिर लो पोटेंसी में है। एज ए फ्रेशर मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस बताई हैं, आपको अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू,
गुड न्यूज़ इसलिए है कि जो होम्योपैथ्स सारे हैं, उनमें कुछ एक पोटेंसी या एक दवाई के लिए एक पोटेंसी, कोई एक ऐसी राय नहीं है कि वो सब लोग एक ही पोटेंसी यूज़ करते हैं। कोई 6 यूज़ करता है, कोई 30 यूज़ करता है, कोई 200 यूज़ करता है। तो ये ऐसी एक राय नहीं है। अदरवाइज़ अगर ऐसी एक राय होती तो एक बुक में उसको मेंशन कर दिया जाता है कि भाई ये जो मेडिसिन है वो 30 में यूज़ करनी है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ इसलिए है कि जब होम्योपैथ्स पे में ही एक राय नहीं है पोटेंसीज़ के लिए, तो आप इसलिए डर रहे हो। आपको डरने की कोई वजह नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही दवाई की अलग अलग होम्योपैथ्स बहुत सारे अलग अलग पोटेंसी में यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये 30 यूनिवर्सल कोई ऐसा लॉ है कि ये 30 में यूज़ करनी है। पर मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं, जिससे कि एज ए फ्रेशर आप बढ़ पाओ आगे। अगर आपको के पास दवाई आपने ढूंढ ली है, अ, तो आप उसको पोटेंसी के चक्कर में, पोटेंसी डोसेज रिपीटिशन के चक्कर में आप उसको ऐसा ना हो कि अब दवाई दे ही ना पाओ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो एक पेशेंट थे जो अ, मेरे पास आए। तो उन्होंने बोला कि मेरे ना दांत में दर्द है इधर। और उनको जो उनके डेंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई इनके जो सारे दांत निकालने पड़ेंगे हमें, एक तरफ के। तो सारे के सारे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार आपसे भी राय ले लूँ, फिर तो हमने ये ऑपरेशन कराना ही है। तो सारे दांत, डॉक्टर बोल रहे हैं कि सारे दांत निकालने पड़ेंगे, दर्द हो रहा है। तो उसमें एक क्लियरिटी थी। उनसे मैंने पूछा कि कब दर्द होता है, क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को एकदम शाम को ना डेली एक ही टाइम पे दर्द होता है, कुछ 9:30-10 बजे बताया होगा। तो फिर वो, जब मैंने उसको देखा तो उसमें काली बिच आ रही थी। तो काली बिच के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था, तो मैंने उनको काली बिच 30 दे दी। तो वो एक दिन बाद आए और वापस आके बोलते हैं कि हाँ, इससे कुछ तो फ़र्क पड़ा है, पर पूरा सही नहीं हुआ। तो मैंने उसकी जब पता लग गया कि हाँ, एक जो दवाई है वो इंटरफेयर तो कर रही है, लेकिन वो सही, इसका मतलब सही पोटेंसी में नहीं दी गई इसको। तो मैंने वो पोटेंसी चेंज करके 200 कर दी और उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो आपको भी ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेंगे, जिससे आप पोटेंसी के बारे में और अपने आप सीखोगे। लेकिन एज ए ग्राउंड रूल आपने ये 30 और 6 और 200 के आसपास ही घूमना है एज ए फ्रेशर। एज टाइम पासेज आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप और सीखोगे। लेकिन अगर उस टाइम मेरे पास वो पेशेंट आए, या उनको ये तो नहीं बोल सकता कि भाई मुझे इसका पोटेंसी का आइडिया नहीं है क्या है, तो आप बाद में आना, मैं देखूंगा कि पोटेंसी क्या यूज़ होती है। तो वो है कि आपको कोई ना कोई पोटेंसी यूज़ करनी ही है। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको 4 मेथड बता दिए हैं। अब आपके पास टाइम होता है तो आप इनमें से आप कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो प्रैक्टिस है उसको मतलब उसको जारी रखें। क्योंकि होम्योपैथी सीखना कोई ऐसा वो नहीं है सब्जेक्ट जो आपका 1 महीने, 1 साल या फिर 2 साल ऐसे कुछ में पूरा हो जाएगा और आप परफेक्ट हो जाओगे। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ रीडिंग, लर्निंग। तो आप रुकें नहीं और ऐसे प्रैक्टिस करते रहें कि तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे प्रेशर में ये भी एक क्वेश्चन होता है, याद आ गया इसलिए बता देता हूँ आपको कि कि भाई एक पेशेंट को मैं कितनी बार दवाई दूँ। जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, उसको आपने दवाई दी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो फिर कब रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो एज ए फ्रेशर को बहुत डर लगता है कि यार कहीं रिपीट कर दूँ, कुछ हो तो ना जाएगा। एक तो एक ही दवाई मैंने दी है, उसको आधा घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए, दूसरी दवाई दूँ तो कुछ अलग फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। अगर दवाई ने 2-3 घंटे में कोई एक्ट नहीं किया तो आप दूसरी भी दवाई दे सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि जिससे कि आप रुके ना, आप 2-3 दवाई ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रिलैक्स मिल रहा है, आप बुक पढ़ेंगे, रिपर्टरी देखेंगे, उसमें आपको लगता है कि वो मेरा पहले जो जो मेरा सिलेक्शन था वो गलत था,
तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है होम्योपैथी में कि नहीं भाई एक दिन में मुझे एक ही दवाई ट्राई कर सकता हूँ। जो आपको ये एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा कि आप सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फेलियर जो है केवल फ्रेशर्स के साथ ही होता है होम्योपैथी में, जो नए लोग बिगिनर हैं उनके साथ ही है। जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी, जो अच्छे खासे डॉक्टर्स जो, तो उनका भी सक्सेस रेट 70% से ऊपर नहीं होता। तो 70% तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा जिनकी सक्सेस रेट है उनकी, तो इसका मतलब 30% केसेस में वो भी फेल हो जाते हैं। तो जब फेल हो जाते हैं, जब वो डॉक्टर फेल हो रहे हैं और फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं, दवाई चेंज कर रहे हैं, फिर और दवाई चेंज कर रहे हैं, फिर और दवाई चेंज कर रहे हैं, तो फिर एज ए फ्रेशर आपको इसमें तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपने जब मेडिसिन से रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आपने फ्रिक्वेंटली चेंज करनी है। और दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा आपको, कोविड टाइम में। कोविड टाइम में करीब इतने फ्रिक्वेंटली सिम्टम्स चेंज हुए उस टाइम पे लोगों के, कि लोगों को हमने 4-4 घंटे में मेडिसिन चेंज करके दिन में 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन, दिन में 4 मेडिसिन ऐसे रिपीट अभी अभी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो जो सिम्टम्स थे बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे थे। तो इसलिए आप उसमें डरे नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें बिना डरे आप चेंज करके अब नई मेडिसिन दें उसको। अगर आराम नहीं मिल रहा है, सिम्टम इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, या फिर नए सिम्टम आ गए, तो फिर नए सिम्टम के हिसाब से उनको नई दवाई सर्च करें और दें पेशेंट में। इसमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें पेशेंट पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो फिर हम उसको जो दवाई हम अभी काम कर रही है उसको और देंगे, जिससे कि हम देख सकें कि उसी से वो पेशेंट ठीक हो जाए कि नहीं। क्योंकि जब पेशेंट ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है वो दवाई काम कर रही है। फ्रेशर्स के पास एक चैलेंज और आता है कि एक दवाई कितनी डोज दें, फिर कितना वेट करें कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही कोई मेडिसिन की, जनरल रूल इज़ 3 टाइम्स मेडिसिन अगर हमने दी और वो वर्क नहीं कर रही है, देन इट्स टाइम टू चेंज द मेडिसिन। पर एज ए फ्रेशर आप इसको 2 टाइम भी कर सकते हैं कि आपने 2 बार दवाई दी और इट्स नॉट वर्किंग, देन यू कैन चेंज द मेडिसिन। एक्चुअली मैंने ये सारे आपके डरों की बात इसलिए करी कि आपके सारे डर निकल जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर होम्योपैथी सीख रहे हैं या बिगिनर हैं तो आपको कोई भी चीज़ रोके ना, कोई डर, कोई चैलेंज और कोई और कन्फ्यूज़न जिससे कि आपको आई मीन डिफ़िकल्टी होती है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। फ्रेशर्स का एक चैलेंज और है पोटेंसी में और डोसेज रिपीटिशन में, कि भाई एक बार दवाई दी तो कितनी देर वेट करना है, कितनी देर बाद चेंज कर सकते हैं दवाई। तो इसका आंसर ये है कि एज़ पर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम की कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है वो डिपेंड करेगी। और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को बहुत बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और रेस्टलेसनेस है, वो बिल्कुल ही आई मीन वो बिल्कुल पैनिक वाली हालत है, या तो फिर हम उसमें हम वेट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको फ्रिक्वेंटली दवाई चेंज करके दे सकते हैं। हम एक बार दवाई देने के बाद उसको 10-15 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर उसको भी रिलैक्स नहीं लग रहा है तो हम फ्रिक्वेंटली उसको दवाई चेंज करके दे सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ऐसे सोचना नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि कुछ हो जाएगा या फिर चेंज करूँगा जल्दी जल्दी तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है उसमें। आप अगर सिचुएशन अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आराम से पेशेंट वेट कर सकता है, तब तो आप जो हमने बताया कि भाई दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, वो या फिर दिन में 1 बार, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है तो
उस डिज़ीज़ की या फिर उस फेस की, कि भाई पेशेंट को मतलब दवाई चेंज करनी पड़ेगी, तो फ्रिक्वेंटली दवाई चेंज कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है। एज़ पर द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, और आप फ्रिक्वेंटली दवाइयाँ चेंज कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में भी, अगर जो सिचुएशन अगर डिमांड करती है तो। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो और कोई ऐसा कोई और ऐसा कोई और क्या क्या ब्लॉक हैं जो आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करने में रोकते हैं, वो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और फ्रेशर्स को आगे बढ़ाऊँ।